हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर क्लासेस और मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसका सेकंड वीडियो है यह। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टीम डिस्टिलेशन। अब तक इससे पहले जितने प्रोसेस है सबको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग डिस्टिलेशन का। ये स्टीम डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस में हम लोग स्टीम का यूज करके डिस्टिलेशन करते हैं। इस प्रोसेस में करते क्या है कि इससे पहले हम लोग लिक्विड मिक्सचर जिसको हमें सेपरेट करना रहता था डिस्टिलेशन प्रोसेस से, उसको हम लोग हीट करते थे। इस बार हम लोग उस मिक्सचर से जिसको सेपरेट करना है उससे हम लोग स्टीम पास कराते हैं और स्टीम की हेल्प से ही हमारा वो मिक्सचर का जो लिक्विड है वो बॉयल करने लगता है, वेपराइज हो जाने लगता है। इसलिए इस बार स्टीम का रोल है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। टेक्निकली इसमें हम लोग करते क्या है, तो वी यूज दिस मेथड टू सेपरेट substances which are steam volatile and are immiscible with water। इस बात को समझना जरूरी है। मीन्स जो सब्सटेंस इमिसिबल है वाटर से, मीन्स जो वाटर में सोलेबल नहीं है, उसको हम लोग इस टेक्निक से क्या करते हैं जी, सेपरेट करते हैं वाटर से। जनरली इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं एनिलीन वाटर का जो मिक्सचर होता है उससे हम लोग वाटर को, एनिलीन को बाहर निकालने के लिए इस मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इस मेथड में क्या क्या होता है गौर से देखो। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि एक एक्स्ट्रा पार्ट ये रहता है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग राउंड बॉटम जो हमारा फ्लास्क है जो अब तक रेगुलर लेते आ रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग वाटर को रखते हैं इस बार और वाटर को हीट करते हैं और हीट करके इसको स्टीम बनाते हैं। वाटर के यहाँ पे स्टीम बनता है और इस स्टीम को हम लोग, इस स्टीम को इस ट्यूब से होते हुए ये दूसरे जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, यह सेकंड जो फ्लास्क है हमारा, इस फ्लास्क को रखे हुए हैं उस कंपाउंड को जिसको हमें डिस्टिल करना है, मींस जिस कंपाउंड को हमें प्यूरिफाई करना है उसको इस फ्लास्क में रखे हैं। अब यहां से स्टीम जा रहा है इसमें और स्टीम जा करके इसके अंदर जो लिक्विड है उसको वेपराइज कर रहा है। मींस स्टीम जब इसके अंदर जा रहा है तो लिक्विड को वेपराइज कर रहा है और फिर उस लिक्विड का जो वेपर है वो इस तरीका से इस ट्यूब से होते हुए हमारे इस फ्लास्क के अंदर आ रहा है। ये जो कोनिकल फ्लास्क इसमें आ रहा है। अब एक दो बातें यहां पे और मैं बताना चाहूंगा। अब होता क्या है, लिक्विड बॉयल हमारा कब करता है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड, इसमें जो लिक्विड है जिसको सेपरेट करना है उसमें स्टीम जा रहा है, स्टीम उसको वेपराइज कर देता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा लिक्विड का वेपराइजेशन होता है उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो वाटर का वेपर प्रेशर है P1, जो हमारा जो प्रेशर है वाटर का वेपर प्रेशर P1 है और जो हमारे लिक्विड है उसके जो वेपर्स बनते हैं उसका प्रेशर P2 है। इन दोनों का जो सम है वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है, तो हमारा मिक्सचर बॉयल करने लगता है। तो दोनों का जो सम होता है वो ये दोनों का जो सम है इसको 180 के इक्वल होना है। इसलिए हमारा जो यहाँ पे बॉइलिंग होता है, यहाँ भी मीन्स वाटर जो भी यहाँ बॉयल करता है वो वाटर अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉयल करने लगता है इस मिक्सचर के अंदर। यहाँ भी कभी कभार हम लोग हीटिंग करते हैं क्योंकि यहाँ जो लिक्विड जो वाटर वेपर यहाँ से निकलता है और वेपर वाटर वेपर यहाँ पे आता है, कई बार कंडेंस होकर लिक्विड बन जाता है। तो यहाँ भी हम लोग हीटिंग कर देते हैं कि जो वाटर यहाँ पे कंडेंस हो गया वो भी वेपराइज हो जाए और फिर वो वेपराइज होकर भी यहाँ से निकल जाए। तो इसमें यहाँ से स्टीम बन रहा है, स्टीम जनरेटर से वो स्टीम यहाँ पे आ रहा है। इस मिक्सचर में जो हमारा लिक्विड है वो लिक्विड को वो वेपराइज कर दे रहा है और लिक्विड वो वेपर बन के बाहर निकल रहा है। इसमें जो लिक्विड है वो वाटर इमिसिबल है, मीन्स वाटर से मिक्स होने वाला वो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा स्टीम अंदर आता है, स्टीम के साथ वो लिक्विड वेपर बनता है और स्टीम और लिक्विड दोनों ही वेपराइज होकर के इस ट्यूब से इस फ्लास्क में आता है। अब यहाँ भी कंडेंसर लगा हुआ है, कोल्ड वाटर आ रहा है, हॉट वाटर इधर से निकल रहा है। तो कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंस करेगा। तो कंडेंस करेगा तो जो लिक्विड वेपर बन के इसमें जा रहा था वो फिर से कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगा और इस फ्लास्क में जाकर के नीचे गिर जाता है, मीन्स जाकर के इस फ्लास्क में स्टोर हो जाता है। लेकिन साथ में वाटर भी चला जाता है, लेकिन वाटर और हमारा जो लिक्विड है, मीन्स जो मिक्सचर में जो लिक्विड था यहाँ पे,
जो लिक्विड को जिसको हम लोग डिस्टिल कर रहे हैं वाटर में इमिसिबल है, मीन्स वाटर के साथ सोलेबल नहीं होगा वो, मीन्स उसको रखिएगा किसी वेसल में तो वाटर और वो दोनों अलग अलग लेयर में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे यही होता है, नीचे हमारा वो लिक्विड जाकर डिस्टिल होकर बन जाता है, मीन्स यहाँ से इस मिक्सचर से जो लिक्विड वेपर बन के बाहर निकलता है वह वेपर कंडेंसर से पास होकर के कंडेंस होकर फिर लिक्विड बन के इस कोनिकल फ्लास्क के बॉटम पे जाकर सेटल हो जाता है, और यहाँ से जो वाटर वेपर भी जाता है वो भी कंडेंस होकर के वाटर बन के इसके ऊपर आ जाता है, मीन्स ऊपर रहता है वाटर, नीचे रहता है हमारा डिस्टिल्ड लिक्विड। इस तरीका से दोनों अलग अलग हो जाता है। फिर हम लोग सेपरेटिंग जो फनेल होता है उसमें डाल करके उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, और इस तरीका से हमारा स्टीम वोलेटाइल प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो फाइनली ये बात को दिमाग में रखना है कि स्टीम वोलेटाइल प्रोसेस हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारा लिक्विड वाटर में मतलब इमिसिबल हो और साथ में वो स्टीम के थ्रू मींस बॉइलिंग पॉइंट उसका लो हो, स्टीम पास कराने से ही वो क्या हो जाए, वेपराइज होना शुरू हो जाए। तो जो लिक्विड स्टीम वोलेटाइल होता है, जो स्टीम पास कराने से ही वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, उसी के लिए हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। मीन्स जनरली एनिलीन को वाटर से सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं। ये एग्जाम में आगे याद रखिएगा, एग्जाम में यही पूछेगा आपके जेई में और नीट में कि कौन सा प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला हमारा जो मेथड है और नेक्स्ट मेथड इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। यह मेथड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सब सुनो। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट है, मींस हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्वस सॉल्यूशन में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एक्वस सॉल्यूशन में रहता है उस समय हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे एक्वस सॉल्यूशन में, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे एक्वस सॉल्यूशन में रहता है, उसमें इस मेथड को यूज करते हैं। अब हमें करना क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर से बाहर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग सेपरेटिंग फनेल को। सेपरेटिंग फनेल का यह शेप होता है, ये फनेल हमारा है, इसमें नीचे लगा हुआ है हुक जो इसको क्लोज किया हुआ है। इसमें हम लोग करते क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स जो एक्वस सॉल्यूशन में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उसको यहाँ पे रख देते हैं। मीन्स नीचे रख देते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जहाँ पे मैं लिखा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ तक। इसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं कि सूटेबल सॉल्वेंट को, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डाल देते हैं। तुम सबको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑलमोस्ट नॉन-पोलर कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर से ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर में, CCl4 में, बेंजीन में, अल्कोहल में, इसमें ज़्यादा सोलेबल होता है, क्योंकि लाइक डिजॉल्व्स लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड का पोलैरिटी लेस होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का भी पोलैरिटी लेस होता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट में मोर सोलेबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देते हैं। जनरली हम लोग ईथर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ईथर का इस्तेमाल करते हैं सॉल्वेंट के तौर पे। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया, अब होगा क्या, और इसको डालने के बाद इसको सेक करते हैं, हम लोग शेक करते हैं। अब जब इसको सेक करेंगे तो होगा क्या कि हमारा ऑर्गेनिक एक्वस ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो मिक्सअप होगा। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर से ज़्यादा सोलेबल होता है सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होगा, मीन सॉल्वेंट से एक तरह से जो एक्वस सॉल्यूशन में जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्सट्रैक्ट होकर के चला जाएगा कहाँ पे, सॉल्वेंट में। और इस तरीक़ा से सेक करने के बाद हमें जो लेयर दिखेगा उस लेयर में होगा क्या कि एक्वस सॉल्यूशन जो हमारा है, एक्वस जो लेयर है वो नीचे ही रह जाएगा, और हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे इस एक्वस सॉल्यूशन में वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर चले जाएंगे कहाँ पे, सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चले जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और नीचे रह जाएगा हमारा एक्वस लेयर मीन्स वाटर वाला रह जाएगा, वाटर रह जाएगा नीचे, और ऊपर चला जाएगा उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब सॉल्वेंट में चला जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाएगा, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इस तरीक़ा से हमें इस फनेल में क्लियरली दिखेगा दो लेयर, एक लेयर जो नीचे एक्वस लेयर है और ऊपर जो हमारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट लेयर। सॉल्वेंट लेयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखेगा, दोनों अलग अलग लेयर हमें दिखेगा यहाँ पे।
इसी की वजह से इसका नाम है सेपरेटिंग फनल भी इसको बोलते हैं। इसको फ्लिंट फ्लास्क भी कहा जाता है। फ्लिंट का मतलब होता है क्लियर, एक ऐसा फ्लास्क एकदम क्लियर हो, देखने से ही पता चल जाता है, 2 लेयर अलग अलग है, आपको क्लियरली दिखेगा। अब हम लोग करते क्या है, ये भी इसको अलग कर लेते हैं, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन जो सॉल्वेंट लेयर में, इसको हम लोग अलग दूसरे भेजल में रख लेते हैं और फिर उसको इवेपोरेट करा करके ऐसे हम लोग छोड़ देंगे तो ऐसे ही ईथर इवेपोरेट हो जाएगा। ईथर को हम लोग इसलिए यूज़ भी करते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ईथर इवेपोराइज हो जाएगा हमारे एसीटोन जैसा ही। इसलिए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ गया हमारा क्या, पूरा का पूरा मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्सट्रैक्शन हो गया। अब इस मिक्सचर को हम लोग अलग रख लेते हैं और इसको इवेपोरेट करा देते हैं। इवेपोरेट होकर के पूरा का पूरा ईथर बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाता है, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड में है इससे हम लोग एक तरह सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करते हैं। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखना कि इस मेथड को तब यूज़ करेंगे जब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में हो। एक्वस सॉल्यूशन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमारे कई ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्बिलिटी कम होता है। जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उनका सॉल्बिलिटी कम होगा तो उस केसेस में बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट डालना होगा और इस प्रोसेस को 2-3 बार रिपीट करना होगा, तब जा करके होगा, राइट। और इस तरीक़ा से हम लोग डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। फाइनली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट और बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। इस क्रोमेटोग्राफी टॉपिक से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जेईई मेन और नीट में। हालांकि ये टेक्निकली 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है यह, बट जेईई मेन नीट एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आ रहा है, एडवांस में भी आता है। अब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होता क्या है, कंप्लीट अलग नेम भी है। क्रोमेटोग्राफी वर्ड हमारा क्रोमा वर्ड से आया है। क्रोमा एक ग्रीक वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है कलर। इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल किए थे प्लांट्स से जो आने वाला था सब्सटेंस, प्लांट से जो सब्सटेंस आता है उसके कलर कंपोनेंट को सेपरेट किया गया था। प्लांट के से जो सब्सटेंस आया, प्लांट से जो सब्सटेंस हम लोग एक्सट्रैक्ट किए थे उसके कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल किए थे। कलर को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसका नाम हुआ क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी का 2 टाइप है, एक को बोलते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का भी 2 टाइप है, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको टीएलसी बोलते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी होता क्या है उसको समझते हैं हम लोग। नेम से क्लियर है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मीन्स इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा। एडजॉर्प्शन होता क्या, एडजॉर्प्शन के बारे में पहले भी मैं बताया हूँ इस वीडियो में, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। एडजॉर्प्शन कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मोलिकुलर स्पेसीज किसी सॉलिड लिक्विड दोनों होता है, बट जनरली सॉलिड की बात हम लोग करते हैं, लेकिन सॉलिड लिक्विड किसी के भी सरफेस पे, सरफेस सॉलिड लिक्विड दोनों का होता है, गैसेस के पास सरफेस नहीं होता है। तो कोई भी मोलिकुलर स्पेसीज सॉलिड बॉडी के सरफेस पे जब अट्रैक्ट होता है तो इस फिनोमेना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। मीन्स अट्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर स्पेसीज एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। यह एडजॉर्प्शन कहलाता है, एडजॉर्प्शन। और जब किसी सॉलिड बॉडी के पूरे वॉल्यूम में, पूरे बल्क में अगर मोलिकुलर स्पेसीज अट्रैक्टेड है, एक्युमुलेटेड है, तब उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे स्पॉन्ज को वाटर में डालोगे तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो, लेकिन अगर आप पेंट को वाल पे या वुड पे लगाओगे तो वह पेंट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि वुड को कट करके देखोगे तो अंदर पेंट नहीं जाता, पेंट हमेशा सरफेस पे रहता है। तो बोल सकते हैं कि वुड एब्जॉर्ब्स पेंट, व्हाइल ए स्पॉन्ज एब्जॉर्ब्स वाटर, स्पॉन्ज वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी हम पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन पे ही होगा, एड्जॉर्प्शन। तो
एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बारे में बता दे रहा हूँ, तो इसको आप गौर से देखो। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हमारा, इसका दो टाइप है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मीन्स मोटा मोटी तौर पे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है। तो यहाँ पे होता क्या है हम लोग करते क्या है कि एक ग्लास प्लेट लेते हैं, इसके ऊपर सिलिका जेल या एल्यूमिना को, सिलिका जेल SiO2 2H2O सिलिका जेल, या हमारा एल्यूमिना मीन्स Al2O3 को हम लोग करते क्या है, इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। मीन्स इस ग्लास प्लेट के ऊपर सिलिका जेल एल्यूमिना को पेस्ट कर देते हैं, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी फेज कहा जाता है इसको। इस पूरे प्लेट पे सिलिका जेल लगा हुआ है, जिसके पास एड्जॉर्ब करने का पावर होता है। सिलिका जेल किसी मोलिकुलर स्पेसीज को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर सकता है, एल्यूमिना भी अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस ग्लास प्लेट के ऊपर लगा हुआ है एल्यूमिना से या सिलिका जेल, दोनों में से कोई एक लगा रहता है। इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, इसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं क्योंकि ये रुका हुआ है जेल। दूसरा हम लोग करते क्या है कि एक वेजल में सॉल्वेंट लेते हैं, मैं इसे वेजल में सॉल्वेंट ले लिया, और इस सॉल्वेंट में हम लोग करते क्या है कि, और जो हमारा स्टेशनरी फेज है इसके किसी एक एंड पे, जनरली हमारा यह जो प्लेट होता है, प्लेट से इसका डिस्टेंस जो रहता है प्लेट से इसका डिस्टेंस 2 cm के आसपास रहता है। 2 cm मीन्स ये प्लेट का जो हमारा जो स्टेशनरी फेज है, इसका जो इंड है, इंड से जनरली 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम लोग करते क्या है कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमें प्यूरिफाई करना है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसका एक पॉइंट हम लोग पेस्ट करते हैं। मीन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का छोटा सैंपल लिया और इसमें लगा दिए, ये अट्रैक्ट कर लिया हमारा सिलिका जेल इसको अपने सरफेस पे। और इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें प्यूरिफाई करना है या सेपरेट भी करना है, इसके जो जितने भी कंपोनेंट होंगे उनको अलग अलग भी करना है। प्यूरिफिकेशन सेपरेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। तो ये जो प्लेट हमारा है ग्लास प्लेट जिसके ऊपर सिलिका जेल या एल्यूमिना लगा हुआ है, ये कहलाता है स्टेशनरी फेज। इसके और इसको हम लोग करते क्या है कि इस प्लेट को हम लोग ये सॉल्वेंट, एक वेजल में सॉल्वेंट ले लेते हैं और उसमें उसको रख देते हैं। लेकिन सॉल्वेंट में रखने से पहले उस प्लेट के एक एंड से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लगभग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग प्यूरिफाई करना है, जिसको हमें, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, रख देते हैं। इसी ऑर्गेनिक स्पॉट जैसा दिखता है यहाँ पे लगा दिए। अब इसको हम लोग इस सॉल्वेंट में डाल देते हैं। अब जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो होता क्या है कि सॉल्वेंट कैपिलरी में मैकेनिज्म से ये जो हमारा स्टेशनरी फेज है इसमें सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, सॉल्वेंट ऊपर जाएगा और सॉल्वेंट अपने अंदर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी डिसॉल्व करेगा। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर होगा, अगर ये प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सॉल्वेंट के साथ ही ऊपर जाएगा। और जैसे सॉल्वेंट आगे चढ़ता है, जैसे मान लो इस तरीका से सॉल्वेंट हमारा ऐसे से सॉल्वेंट ऊपर चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे और ये स्पॉट भी ऊपर जाएगा और इस तरह से होते होते यहाँ तक, यहाँ मीन्स यहाँ पे हमारा चला गया ये स्पॉट और एक ही स्पॉट बना। सॉल्वेंट थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा और हमारा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये उठ करके यहाँ तक चला गया, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सॉल्वेंट डिजॉल्व हो गया है। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा हमारा इस स्टेशनरी फेज में कैपिलरी मेथड से, उसी तरीक़ा से हमारा ये स्पॉट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये भी ऊपर चढ़ता जाएगा और यहाँ पे चला गया। अगर सॉल्वेंट के साथ हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर गया और एक ही स्पॉट है, इसका मीनिंग हुआ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, एक ही तरह का कंपाउंड इसमें है। लेकिन अगर इसमें मोर देन वन टाइप का, अगर मान लो इसमें ABC 3 तरह के कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो क्या होगा, तीनों का अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगा सॉल्वेंट में। मोर देन वन सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक नहीं हो सकता है, अलग अलग होगा।
अब इसमें होगा क्या कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इस सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा सोलेबल होगा वो हमारे सॉल्वेंट के साथ उतना ज़्यादा हाइट पे जाएगा, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सॉल्वेंट में कम सोलेबल होगा वो हम बहुत कम हाइट तक जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा सोलेबल होगा वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिजॉल्व होगा तो सॉल्वेंट के साथ मोशन करेगा। जो कम सोलेबल होगा वो क्या होगा कि जो सिलिका जेल है उससे अट्रैक्टेड ज़्यादा रहेगा तो वह नीचे ही रह जाएगा। तो ये हमारा 3 ABC 3 पार्ट में अलग अलग हो गया। इसका मीनिंग हुआ ए जो है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो ए कॉम्पोनेंट है वो सॉल्वेंट में सबसे कम सोलेबल है, इसलिए नीचे रह गया। उससे ज़्यादा सोलेबल कौन है? बी है, और उससे भी ज़्यादा सोलेबल कौन होगा? सी है। तो इस तरीक़ा से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को के जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट भी कर दिए, और यही पता चल गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर नहीं है। और इनके सेपरेशन से इसका मतलब भी पता चल गया कि इसके तीनों जो कंपोनेंट हैं उनका सॉल्वेंट में अलग अलग सोलिबिलिटी है। ए का सोलिबिलिटी लिस्ट है और सी का सोलिबिलिटी क्या है? हाईएस्ट है। तो क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होता है वो हमारा डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन मेथड पे डिपेंड करता है। मींस हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो मोर देन वन कंपोनेंट्स है उन सबका डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट अलग अलग होता है। हाँ, अब यहाँ एक एडजॉर्बेंट टर्म आया, तो एडजॉर्बेंट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो सॉलिड बॉडी किसी मोलिकुलर स्पेसीज को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करता है उस सॉलिड बॉडी को हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट। और जो मोलिकुलर स्पेसीज अट्रैक्ट होता है, ये मोलिकुलर स्पेसीज है, मोलिकुलर स्पेसीज जो अट्रैक्ट होता है इसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट। तो सॉलिड बॉडी जो अपने सरफेस पे मोलिकुलर स्पेसीज को अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जो अट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। मिसाल के तौर पे प्लैटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को रखोगे तो उसके सरफेस पर अट्रैक्ट हो जाएगा, या प्लैटिनम के सरफेस पे हमारा आयरन के सरफेस पे अमोनिया गैस भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो प्लैटिनम हुआ एडजॉर्बेंट और अमोनिया गैस या हाइड्रोजन गैस हो जाएगा एडजॉर्बेट। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज यहाँ पे एडजॉर्बेंट का काम करता है, और हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपोनेंट्स है वो एडजॉर्बेट का काम करते हैं। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबका एक सेम एडजॉर्प्शन नहीं होगा, सबका डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन अलग अलग होगा, और इस तरीक़ा से उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो हमारे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का मोटा मोटी तौर पे मैकेनिज्म यह है, जो आगे चल के मैं बताऊंगा कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC जो हमारा है उसका यही तरीका, यही मैकेनिज्म होता है। लेकिन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आप देखो किस तरह से इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम लोग ग्लास ट्यूब लिए हुए हैं, इसके जो टॉप है इसको हम लोग स्टॉप कॉक से एकदम बंद किए हुए हैं। यहाँ पे ग्लास उल भी लगा हुआ है, कंप्लीट ब्लॉक है यह। इसमें हम लोग पूरी तरह से भर देते हैं, यह एडजॉर्बेंट भरा हुआ है जिसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं। अब एडजॉर्बेंट के बारे में बता चुका हूँ, सिलिका जेल या एल्यूमिनिया कोई रह सकता है। ऊपर से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाल देते हैं जिसको हमें प्यूरिफाई करना है या जिसको सेपरेट करना है। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स जिसके अंदर 3 कंपोनेंट है ABC। मान ले रहा हूँ पहले से कि हमारा जो कंपाउंड है जिसको हमें प्यूरिफाई करना है इसमें 3 कंपोनेंट है, ABC 3 कंपोनेंट है। ऊपर से हम लोग इल्यूएंट में सॉल्वेंट डालते हैं। इल्यूएंट हम बोलते हैं, इल्यूएंट का मतलब होता है फ्लूइड जो फ्लो करा सके, किसी कंपाउंड को अपने अंदर में डिजॉल्व करा करके आगे बढ़ सके, उसको इल्यूएंट बोलते हैं। इस सॉल्वेंट को हम लोग ऊपर से डालते हैं। सॉल्वेंट हमारा एक लिक्विड भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ लिक्विड भी हो सकता है। ऊपर सॉल्वेंट है, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके नीचे हमारा एडजॉर्बेंट है। अब हमारा सॉल्वेंट स्लोली धीरे धीरे नीचे आता है। सॉल्वेंट क्या करेगा कि सॉल्वेंट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिजॉल्व करेगा और डिजॉल्व करके सॉल्वेंट धीरे धीरे नीचे आएगा। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में जितना ज़्यादा सोलेबल होगा वो उतना नीचे आएगा। पहले यहाँ पे देखो BC अलग हो गया, BC हमारे A से अलग हो गया,
क्योंकि ए का सॉल्युबिलिटी BC से कम है। फिर कुछ देर बाद हम लोग देखें कि ए BC तीनों अलग हो गया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कंपोनेंट जितना नीचे है वह सॉल्वेंट में उतना ज़्यादा सोलेबल है, सॉल्वेंट के साथ उतना ज़्यादा नीचे आया है, और जो हमारा कंपोनेंट जितना ऊपर है वो सॉल्वेंट में उतना ही कम सोलेबल है, उतना ही ऊपर है। अब इन तीनों के बारे में बात करेंगे तो इस तरह से तीनों ही कंपोनेंट में अलग अलग हो गया, क्योंकि तीनों का हमारे इस एड्जॉर्बेंट के साथ जो अट्रैक्शन है, जो एड्जॉर्प्शन है, डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन सबका अलग अलग है। जो ऊपर है उसका एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा है स्टेशनरी फेज के साथ, इसलिए तो ऊपर ही रह गया, यहीं पर अट्रैक्ट होकर रह गया, फिर नीचे नहीं आया। और जो सबसे नीचे है उसका डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन सबसे क्या है, कम है। तो इस तरीक़ा से डिफरेंट डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन के बेसिस पे हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का तीनों कंपोनेंट क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और इसको सेपरेट करके फिर हम लोग इनका सेपरेशन कर लेते हैं, मिस प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। अब इसमें जो हमारा डिजायर्ड कंपाउंड रहता है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे अब इसको अलग करने के लिए अलग अलग हम लोग मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कलर क्लियर हो जाता है, फिर हमें पता चल जाता है कि कौन हमारा किस कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन किए हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर में जो तीनों कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट को सेपरेट कर देता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम लोग तीनों को इस तरीक़ा से सेपरेट कर दिए। या इसमें आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन कलर प्रोड्यूस करता है, और फिर हम लोग अपने डिजायर्ड कंपाउंड को प्यूरिफाई करके अलग कर लेते हैं। अब हमारा अगला टेक्निक है वो तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो देखो बाबू, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में करते क्या है कि हमारा TLC प्लेट है या थिन लेयर प्लेट है। पहले ही बता चुका हूँ कि ग्लास प्लेट होता है जिसके ऊपर हम लोग कोटिंग कर देते हैं, किसका, सिलिका जेल का या एल्यूमिनिया का, दोनों में से किसी का भी कोटिंग कर सकते हो। ये जो कोटिंग होता है वो 0.2 mm थिक लेयर रहता है, कोटिंग जिसका करते हैं उसका। जिसको कोटिंग करते हैं उसको हम लोग एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, क्योंकि सिलिका जेल या एल्यूमिनिया ही एड्जॉर्ब करता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपोनेंट्स को। इसलिए ग्लास प्लेट के ऊपर सिलिका जेल या एल्यूमिनिया का जो कोटिंग करते हैं उस कोटिंग को ही हम लोग एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 mm थिक लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट इसके ऊपर कोटेड है। अब इसको एक जार में रख दिए, उस जार में सॉल्वेंट लिए हुए हैं, सॉल्वेंट लिया हुआ उसमें इस प्लेट को रख दिया। इस प्लेट के ऊपर एक जगह स्पॉट हम लोग लगा देते हैं, किसका, उस ऑर्गेनिक मिक्सचर का जिसको हमें सेपरेट करना है। ए स्मॉल स्पॉट ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको यहाँ लगा दिया हम लोग। जनरली इसको हम लोग TLC का जो TLC प्लेट है उसके एंड से 2 सेंटीमीटर अब लगाते हैं इस स्पॉट को। जहाँ स्पॉट लगाए रखते हैं उसी को बेस लाइन भी बोलते हैं, आगे चल के बताऊंगा मैं। अब इस सॉल्वेंट में इस प्लेट को रख दिया। अब क्या होगा, सॉल्वेंट आपका कैपिलरी मैकेनिज्म से इस TLC में ऊपर चढ़ेगा, इस प्लेट के ऊपर जाएगा, और इस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मान लीजिए अगर मोर देन 1 कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट हो गए सबका सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में अलग अलग होगा, सबका सॉल्युबिलिटी से अलग अलग होगा, और वो सब हमारे वाटर के साथ भी, सॉरी वाटर नहीं है, कोई सॉल्वेंट के साथ ऊपर चल रहा है, इसलिए इसको हम लोग एलुएंट भी बोलते हैं। सॉल्वेंट के साथ ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो वाटर में जितना, जो हमारे सॉल्वेंट में जितना ज़्यादा सोलेबल होगा वह कंपोनेंट उतना ऊपर जाएगा, और इस तरीक़ा से आपस में सब सेपरेट हो जाएगा। अगर मैं, जैसा कि मैं बताया था कि अगर ABC 3 है तो तीनों क्या अलग अलग हो जाएगा और इस तरीक़ा से सेपरेट हमारा हो जाता है। लेकिन मैं एक स्पॉट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे स्पॉट है, अगर प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो एक ही होगा, तो एक ही स्पॉट क्रिएट होगा। इस सॉल्वेंट के साथ धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और जाकर के एक लिमिट होगा जहाँ पे रुक जाएगा, उसके बाद ऊपर नहीं जा सकता है। तो जो इस ऊपर गया उसी को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए ये बेस लाइन है जहाँ पे स्पॉट में लगाया था, जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे चिपकाया था, एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे एड्जॉर्ब हुआ था इस प्लेट पे, सॉल्वेंट के हेल्प से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब होता क्या, अब ऊपर जा रहा है यहाँ पे चला गया, क्योंकि सॉल्वेंट जो हमारा ये जो स्टेशनरी फेज है
स्टेशनरी फेज कौन है? यह हमारा जिस प्लेट है टीएलसी प्लेट हुआ स्टेशनरी फेज, जिसके ऊपर जो सिलिका जेल लगा हुआ है वो स्टेशनरी फेज एक चलते हुआ। मीन्स टीएलसी प्लेट के ऊपर जो हमारा सिलिका जेल लगा हुआ है वो स्टेशनरी फेज हुआ है, क्योंकि वो रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है। चल कौन रहा है? सॉल्वेंट चल रहा है। सॉल्वेंट ऊपर जा रहा है और सॉल्वेंट के साथ साथ हमारे स्पॉट भी ऊपर जा रहा है, इसलिए सॉल्वेंट हमारा कहलाता है यहाँ पे मोबाइल फेज। मोबाइल फेज और जो इस पे सिलिका जेल लगा हुआ प्लेट पे वो कहलाता है स्टेशनरी फेज। अब मोबाइल फेज के हेल्प से हमारा स्पॉट ऊपर जा रहा है और स्पॉट यहाँ पे जाकर के रुक गया। अब यहाँ पे जाकर रुक गया। अब इसी में मान लो इसमें अगर मोर देन वन कंपोनेंट रहता तो ए बी सी रहता था, कहीं पे ए यहाँ पे रुकता, बी यहाँ पे रुकता, सी यहाँ पे जाता, ऐसा हो सकता था सब अलग अलग, लेकिन स्पॉट यहाँ पे चला गया। अब इसी को हम लोग यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं आरएफ फैक्टर, मीन्स रिटार्डेशन फैक्टर। मीन्स हमारा जो कंपोनेंट है वो कितना रिटार्ड हुआ उसके पता करते हैं। तो आरएफ फैक्टर को हमारा जो होता है वो इक्वल में आरएफ फैक्टर इक्वल होता है एक्स बाई वाई के, जहाँ पे एक्स क्या है? एक्स वह डिस्टेंस है जो बेस लाइन से हमारा स्पॉट ट्रेवल करता है। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्पॉट है वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है हमारे टीएलसी प्लेट पे बेस लाइन से, उसको एक्स बोलते हैं। और बेस लाइन से सॉल्वेंट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाई हुआ बेस लाइन से सॉल्वेंट जो टीएलसी प्लेट पे डिस्टेंस ट्रेवल किया वो वाई हुआ, और बेस लाइन से हमारा बेस लाइन से इस टीएलसी प्लेट पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्पॉट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको एक से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरीके से आरएफ होता है एक्स बाई वाई, राइट। इस आरएफ के वैल्यू से, रिटार्डेशन फैक्टर के वैल्यू से भी हम लोग कई सारी बात पता लगा सकते हैं। अगर मोर देन वन कंपोनेंट यहाँ पे दिया रहता, अगर मान लो यहाँ पे एक ही है, अगर ए बी सी 3 पार्ट में ब्रेक होता, सबका एक्स अलग अलग होता, वाई तो सबके लिए सेम होता, एक्स अलग अलग होता। जिसका एक्स जितना ज़्यादा होगा उसका आरएफ फैक्टर उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसका आरएफ जितना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा हाइट पे ऊपर जाएगा। जिसका आरएफ जितना कम होगा उतना कम हाइट पे ऊपर जाएगा, राइट। अब ऊपर ज़्यादा कौन जाएगा? तो जिसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन इसका ज़्यादा होगा, वो नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि सिलिका जेल तो उसको अट्रैक्ट करेगा अपने सरफेस पे। तो जिस कंपोनेंट का एड्जॉर्प्शन कम होगा वो ऊपर ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, जिसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा वो नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि हमारा सिलिका जेल ही इसको अट्रैक्ट कर रखा है। अब सॉल्वेंट के थ्रू ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट अपने अंदर इसको डिजॉल्व करके ऊपर ले जा रहा है। लेकिन अगर इसमें मान लो मोर देन वन कंपोनेंट रहता है, ए बी सी 3 कंपोनेंट रहता है इस तरीक़ा से, तो तीनों का एड्जॉर्प्शन अलग अलग होता है। ए मान लो बहुत ज़्यादा एड्जॉर्ब होने वाला है, मीन्स उसका सिलिका जैसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वह थोड़ा सा ऊपर जाकर रुक जाएगा। बी का डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन अगर उससे कम है तो सॉल्वेंट के साथ थोड़ा और ऊपर जाएगा। सी का डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन और कम है तो सॉल्वेंट के साथ और ऊपर जाएगा, और इस तरीक़ा से वो सेपरेट हो जाता है। तो ये हमारा है टीएलसी, ये हमारा है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, राइट। इसके बाद लास्ट में बचता है हमारा वो पार्टीशन लेकिन इस थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में एक और बात मैं बताना चाहूँगा। जनरली हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कलर्ड होता है, एक कलर्ड जनरली रहता है, तो इससे पता चल जाता है स्पॉट कहाँ पे गया। लेकिन कई बार कलर्ड नहीं रहता है, तो उस केसेस में हम अल्ट्रा मीन्स फ्लोरेसेंस से हमें पता चल जाता है। तो अल्ट्रावायलेट रे को हम लोग उसके ऊपर इंस्टेंट कराते हैं, उससे भी पता चल जाता है वो कहाँ पे है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इस जार में आयोडीन का क्रिस्टल ले लेते हैं, और आयोडीन का जो क्रिस्टल है वो ब्राउन स्पॉट प्रोड्यूस करता है। मीन्स आयोडीन के हेल्प से इस स्पॉट के ब्राउन कलर अपीयर होता है, और आयोडीन के हेल्प से भी आप इस स्पॉट के पोजीशन को लोकेट कर सकते हो। मीन्स पहला बात यह कि जनरली हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर्ड होता है, तो उसके कलर को देखकर स्पॉट के बारे में पता कर लेते हैं कि बेस लाइन से भी वो कहाँ पे है। दूसरी बात, कई बार कलर पता नहीं चलता था, हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे का भी इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे जब किसी फ्लोरेसेंट कंपाउंड पे गिरता है तो लाइट प्रोड्यूस करता है, और इस तरीक़ा से हम लोग उसको स्पॉट को पता कर लेते हैं।
कई बार आयोडीन के क्रिस्टल को डाल देते हैं हम लोग जार में, क्योंकि आयोडीन के क्रिस्टल ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है स्पॉट के साथ, और फिर हम लोग स्पॉट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन कई बार कोई स्पेसिफिक कंपाउंड भी हम लोग इस टीएलसी प्लेट पे स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पॉट जैसे हैं उस वहाँ पे जाता है, उसको एक पर्टिकुलर कलर अपीयर हो जाता है। जैसे हमारा एमिनो एसिड है, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए ये हमारे जेई मेन और नीट के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमिनो एसिड के स्पॉट, अगर एमिनो एसिड का हम लोग क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो हम लोग टीएलसी प्लेट पे नीन हाइड्रेन सॉल्यूशन को हम लोग स्प्रे कर देते हैं। नीन हाइड्रेन सॉल्यूशन को स्प्रे करने से एमिनो एसिड का स्पॉट क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है। मीन्स एमिनो एसिड स्पॉट मे बी डिटेक्टेड बाय स्प्रेइंग द प्लेट विथ नीन हाइड्रेन सॉल्यूशन। नीन हाइड्रेन सॉल्यूशन एक तरह से एमिनो एसिड का टेस्ट भी होता है। ओके, तो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग कि हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है। पार्शियल क्रोमेटोग्राफी, पार्शियल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होता क्या है? इट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ compounds of a mixture between a stationary phase and mobile phase। इसमें होता क्या है इस मेथड में हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। मीन्स यहाँ पे ग्लास प्लेट नहीं रहता है, मीन्स यहाँ पे हम लोग पेपर, एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए। इस स्पेशल टाइप के पेपर में वाटर ट्रैप्ड रहता है, मीन्स H2 इसके अंदर ट्रैप्ड रहता है, ट्रैप्ड। वाटर, इस पेपर के अंदर वाटर ट्रैप्ड रहता है, जो वाटर स्टेशनरी फेज का काम करता है। मीन्स इससे पहले जो हमारे टीएलसी में सिलिका जेल या एल्यूमिना का इस्तेमाल करते थे, उसके जगह पे इस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी लेते हैं, इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर वाटर ट्रैप्ड रहता है जो स्टेशनरी फेज का काम करता है। बाद में सब कुछ सेम रहता है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिए जो हमारा मोबाइल फेज है, इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को उसमें डाल दिए, इसके ऊपर एक स्पॉट बना दिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसका हमें क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी करें, हमें प्यूरिफिकेशन करना ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पॉट। अब होता क्या है कि इस बार इस सॉल्वेंट जैसे से आगे बढ़ेगा तो सॉल्वेंट में जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और सॉल्वेंट के साथ ऊपर जाएगा। लेकिन साथ में जो पेपर हमारा क्रोमेटोग्राफी है, इसमें जो वाटर है उस वाटर में भी डिजॉल्व होगा, तो वाटर में भी थोड़ा बहुत डिजॉल्व होगा और थोड़ा बहुत सॉल्वेंट डिजॉल्व होगा। तो होगा कि जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर जाएगा स्पॉट, और जो पार्ट वाटर में डिजॉल्व होगा वो इस प्लेट पे ही रहेगा, मीन्स पेपर पे ही रहेगा। तो इस तरीका से आपको दिखेगा कि डॉट 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 ऊपर जा रहा है, मीन्स एक कंटिन्यूअस आपको डॉट दिखेगा यहाँ पे। क्यों कंटिन्यूअस दिखेगा? क्योंकि सॉल्वेंट के साथ जा भी रहा है और पेपर के ऊपर क्या है, वो स्टिक भी है। तो पेपर यहाँ पे उस टीएलसी में क्या होता था कि सॉल्वेंट लेकर उसको चला जाता था, तो सॉल्वेंट के साथ ही स्पॉट बढ़ता था। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट के साथ ही बढ़ेगा और पेपर पे भी रहेगा, क्योंकि कुछ पार्ट पेपर पे स्टिक रहेगा जो दिखेगा पेपर पे, और कुछ जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहेगा वो सॉल्वेंट में जाएगा। तो इस तरीका से कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हो गया। मीन्स कंपोनेंट मीन्स मिक्सचर का कुछ पार्ट जाके सॉल्वेंट में चला गया और कुछ पार्ट हमारे स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्ट हो गया। तो कुछ पार्ट स्टेशनरी फेज के साथ एड्जॉर्ब है और कुछ पार्ट सॉल्वेंट के साथ जा रहा है। तो इस तरीका से कंटिन्यूअस डॉट जैसा दिखता है इस क्रोमेटोग्राफी में। यहाँ भी अब डॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली स्पॉट हमारा कलर्ड होता है, लेकिन जब कलरलेस होगा तो उस केस में यहाँ भी हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे का इस्तेमाल करेंगे या एक पर्टिकुलर टाइप के रिएजेंट को हम लोग स्प्रे कर देते हैं जो कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कैसे हमारा आयोडीन ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है, उस तरीक़ा से अलग अलग रिएजेंट है जो कलर प्रोड्यूस करता है और हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा स्पॉट किस तरह से आगे बढ़ता है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में टीएलसी से डिफरेंस यही है कि यहाँ पे पेपर का इस्तेमाल करते हैं जो स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसके अंदर वाटर ट्रैप्ड रहता है, जो स्टेशनरी फेज का काम करता है। यहाँ
और सॉल्वेंट तो हमारा ऑयल फेज का काम करेगा ही। यहाँ पे जैसे जैसे हमारा सॉल्वेंट ऊपर जाता है कैपिलरी मैकेनिज्म से, वैसे वैसे सॉल्वेंट के साथ जो पार्ट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर जाएगा। लेकिन जो वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व होगा वो हमारा इस पेपर पे रह जाएगा। तो पेपर सॉल्वेंट ऊपर भी मीन्स स्पॉट ऊपर भी जाएगा और स्पॉट पेपर पे भी रहेगा, इसलिए आपको कंटिन्यूअस स्पॉट दिखेगा पूरे के पूरे। इस पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में एक स्पॉट का कंटिन्यूअस लाइन आपको दिखेगा, राइट। तो दिस इज क्रोमेटोग्राफी। इस तरीक़ा से प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो में बताऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारे एलिमेंट्स रहते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनका डिटेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, राइट। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी बताइए। ओके, थैंक यू।